ये रिंग है, ये रिंग है, इसका मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया केजी पर मीटर, इसका रेडियस है आर और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और घुमा दिया इसको, तुम्हें फील आ रही है चूड़ी टाइट हो जाएगी, चूड़ी तो है ये, एक ये रिंग है, इसको ऐसे घुमा दिया जाएं, फील आ रही है, एक्सपेंड भी हो जाएगी शायद, नहीं फील आई। तुम एक काम करो, ऐसे है कड़ा टाइप है और इसको ऐसे लेके घुमाना चालू करो, तेज करते जाओ, तेज करते जाओ, तेज मशीन लगा दो उसको घुमाने की, तो वो जब तेज तेज घूमती जाएगी तो वो टाइट होती जाएगी, टाइट होती जाएगी, वो एक्सपेंड भी हो जाएगी। जैसे तुम कई बार ऐसा देखो, YouTube पे वीडियो देखा था मैंने, उसमें क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उसने एक सिलेंडर लिया, यहां पे चूड़ी रख दी ऐसी, और फिर इसको घुमाना चालू किया, इसके साथ ये घूम रही है, घूम रही है, तो जितनी तेज इसे घुमाता जा रहा है वो तेज होती जा रही है, वो तेज होती जा रही है, तो एक्सपेंड भी होती जा रही है, वो इतना तुम कह रहे हो कि नहीं एक्सपेंड तो फील भी नहीं आ रही, एक्सपेंड भी होती है वो, मतलब ये चीज ऐसे देखो कि छोटा मोटा तेज नहीं किया है उसने, पता चला जी यहां पर 600 आरपीएम पर सेकेंड, जैसे सीडी होती है, हार्ड डिस्क सीडी, सीडी को पता चला बीच में कुछ फंसा के और उसको जोर से घुमाओ तो ज्यादा तेज घुमा दोगे टूट भी सकती है घूमते घूमते, हाथ से नहीं होगी, मशीन से घुमानी पड़ेगी। टेबल से लगने वाली बात नहीं है, स्पीड के कारण वो टूट जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, ये टाइट हो जा रही है, ये क्या होती जा रही है, टाइट होती जा रही है ये रिंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें टेंशन कितना आ गया, क्वेश्चन है एक्सपेंड, टाइट मतलब उसके अंदर टेंशन आ गई है, हाँ वो टाइट इन द सेंस कि वो मान लो फ्लेक्सिबल होती तो वो टाइट हो जाएगी, उसमें टेंशन आ जाएगी। अब एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन तो किसमें आएगा, इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी का आखिरी क्वेश्चन होगा वो, मैं बता रहा हूं जो बता रहे हैं समझ लो, ठीक है। तो ज्यादा तेज घुमाएंगे तो इसमें ज्यादा तेज घुमाओगे तो इसमें टेंशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है इसमें टेंशन कैसे निकाली जाए, भाई हमें ये पता है टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो न्यूटन लॉज में देखेंगे तो टेंशन कैसे निकाली थी, कोई चेन वेन लटका दे और कोई कहे यहां पर टेंशन बताओ, तो क्या करते थे, इसको दो डब्बों में काट देते थे, बीच में मासलेस रस्सी लगा देते थे, और जो मासलेस रस्सी है इस डब्बे को अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, अब इस वाले का एफबीडी बनाएंगे, और F इक्वल टू एम ए लगाना है तो F इक्वल टू एम ए लगा लो, और F नेट इक्वल टू 0 करना है तो वो 0 कर लो, डिपेंडिंग ऑन की ये रस्सी में ये टंगा हुआ है रेस्ट पे है या एलिवेटर में एक्सेलरेट कर रहा है। आइडिया बीइंग कि यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए तुम इसको अलग ट्रीट कर लो और इसको अलग ट्रीट कर लो, सो दैट कि ये टेंशन जो बीच वाली है वो बिकम्स एक्सटर्नल फोर्स, इट बिकम्स एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि तुमने कहा बीच में रस्सी टांग दी तो इधर टेंशन लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, तो दिस टेंशन इज टेक्निकली व्हाट, इस एमजी को बैलेंस कर रहा है। अब तुम कहोगे यार इसके अंदर टेंशन निकाल रहे हो, इस रिंग के अंदर क्या करोगे, मैं ये कहूंगा इस रिंग का छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लो, जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, इतने पार्ट को अगर तुम कंसीडर करोगे, इतने पार्ट को ये कर लिया कंसीडर हमने, अब क्या होगा, हम ये कह सकते हैं इस पे टेंशन लगेगा इधर और इस पे टेंशन लगेगा इधर। इसका लॉजिक समझ में नहीं आया भाई, तुम इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस बना रहे हो ना, इस पे तुम कौन सी फोर्सेस बना रहे हो, एक्सटर्नल फोर्सेस बना रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि इतने पार्ट के ऊपर और लोग क्या क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इस इतने पार्ट के ऊपर ये वाला पार्ट खींच रहा है और ये वाला पार्ट भी खींच रहा है। इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, तो हम ये कहेंगे जो साइड वाला पार्ट था वो क्या कर रहा है, टी से खींच रहा है, और ये वाला पार्ट जो है वो कितने से खींच रहा है, टी से खींच रहा है। यहां तक की बात समझ में आई, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सिर्फ इतने से पार्ट का, डी थीटा वाले का। तो हमने सिर्फ इतना सोचा कि अगर ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग में छोटा सा पार्ट ले ले हम, जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, तो इतने से पार्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं
तो इधर लगता है टेंशन और इधर भी लगता है टेंशन। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं ये कह रहा हूं कि दो एक्सिस चूज कर लो, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, ये टेंजेंट के अलोंग लग रहा है 90 डिग्री। तो तुमने ये जो दो एक्सिस चूज करी है, तो ये एंगल कितना हो गया d थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल कितना हो गया d थीटा बाई 2। ये एंगल d थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया d थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल कितना हो गया d थीटा बाई 2। गॉट इट? अब हम ये कह सकते हैं, इस टेंशन को रिजॉल्व कर दो, ये आ जाएगा t cos d थीटा बाई 2, इधर कितना आ जाएगा t cos d थीटा बाई 2, इधर आ जाएगा t sin d थीटा बाई 2, इधर आ जाएगा t sin d थीटा बाई 2। तो इधर की तरफ नेट फोर्स कितनी लग रही है 2t sin d थीटा बाई 2, और ये वाली कट जाएगी, कितनी लग रही है इधर लेफ्ट की तरफ 2t sin d थीटा बाई 2। अब d थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा को थीटा लिख दोगे, तो ये बन जाएगा t d थीटा, ये बन जाएगा t d थीटा। नहीं समझे भाई? sin x को x लिखते थे, अगर x बहुत छोटा होता था तो किसी को याद ही नहीं है। हाँ, cos x को ऑलमोस्ट 1 लिखते थे, और tan x को भी x लिखते थे अगर x बहुत छोटा होता है तो अप्रोक्सीमेशंस में। तो हमने कह दिया sin d थीटा बाई 2 को लिख दिया d थीटा बाई 2, और फिर ये कट गया, ये तो हटा दिया ना, sin तो हटा ही दिया, ये 2 कट जाएगा, तो बच कितना गया t d थीटा, कितना बच गया t d थीटा। अब ये समझ में आना चाहिए कि जो ये रिंग है, इधर देखो गाइस, दोबारा से देखो इस रिंग की तरफ, ये ऐसे, ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इधर देख रहे हो, मैंने ये कहा इस पे टेंशन इधर लग रही है, इस पे टेंशन इधर लग रही है, इन टेंशन के ये डी थीटा है, ये डी थीटा है। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाले कंपोनेंट्स तो कट जाते हैं और ये वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, और फिर मैं ये कहूंगा ये कंपोनेंट मोर और लेस किधर की तरफ है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। तुम कहोगे नहीं है तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ तो नहीं है। मैंने कहा बेटा डी थीटा छोटा है, जितना एंगल छोटा होगा, जितना एंगल छोटा होगा तो तुम्हें फील आनी चाहिए ये दोनों कंपोनेंट किधर की तरफ होंगे, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ ही होंगे। तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, टी डी थीटा। क्यों कितनी लग रही थी, 2t sin d थीटा बाई 2, दैट बिकम्स t d थीटा। अब ये बताओ, जो ये छोटा सा पॉइंट मास है dm, ये dm ले दो, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो ये एक्सेलरेट हो रहा है किधर की तरफ, इसकी एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। कितनी है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितनी है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एफ नेट इज एम ई, एफ नेट इज एम ई लगा दें इस पे, तो क्या लगाओगे, टी डी थीटा इज एम को क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये लैम्डा इंटू आर डी थीटा क्यों लिखा, ये मास लिखा है मैंने, मास पर यूनिट लेंथ इंटू में छोटी सी लेंथ, लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा, और एक्सेलरेशन कितनी हो गई ओमेगा स्क्वायर आर। डी थीटा कट गया, टेंशन आ गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां तक का समझ में आया, क्या टफ था? इस चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, अच्छा ओ ये जो चिल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, 12th पास को बता रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है। अब बताओ फोर्स कैसे लगेगा, ये लेंथ हो गई dl, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कौन सा फोर्स होता था dl क्रॉस b, तो dl क्रॉस b, तो df इधर की तरफ लगेगा, इस dl पे करंट ऐसे आ रहा है ना, dl क्रॉस b फोर्स ऐसे ऐसे लगेंगे पूरे पे, ये खुल जाएगा, ये
ये खुल जाएगा, खुल जाएगा तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी, ये रस्सी टाइट हो जाएगी तो उसमें टेंशन पूछेगा, ये टेंशन पूछेगा। अब सुनो, इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे ये टाइट हो गई, जैसे ये टाइट हो गई, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तुमसे अब पूछा जाएगा टेंशन कितना है इसमें। तो मैं फिर से ये कहूंगा, छोटे से एलिमेंट को लो, इधर देखो, छोटे से एलिमेंट को लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर से लगा टेंशन, इधर से लगा टेंशन, इसका मैं और दो एक्सिस ले ली ऐसी, तो मैं ये कह सकता हूं टेंशन का ये वाले कंपोनेंट ही बचेंगे, कितने बचेंगे, ये टी डी थीटा। अब मैंने कहा करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कितना लगेगा, आई डीएल क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, डीएल ऐसे हो गया और बी अंदर हो गया, डीएल क्रॉस बी करूंगा तो राइट साइड में फोर्स लगेगा। अब वो कितना होगा, आई डीएल को क्या लिख दोगे, आर डी थीटा इंटू बी। अब इस केस में क्या कर रहे हो, फोर्स बैलेंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स बैलेंस। उसमें तो कह रहे थे एफ नेट इज एम ए, इसमें कह रहे हो लेफ्ट वाली फोर्स शुड बी राइट वाली फोर्स, बी थीटा कट गया, टेंशन कितनी आ गई, बी आई आर। ऐसे ही हमने कहा ये हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज दे दिया लैम्डा और सेंटर पे एक नया चार्ज रख दिया क्यू, सेंटर पे एक नया चार्ज रख दिया क्यू। अब मैंने इतना छोटा सा पार्ट फिर से कंसीडर किया, इधर देखो, तो इधर जो टेंशन लगेगी वो कितनी लगेगी, टी डी थीटा लगेगी या नहीं लगेगी, दोनों का मिला के, क्योंकि दैट वाज एक्चुअली 2t साइन डी थीटा बाई 2। तो ये पार्ट तो ऑलरेडी कर चुका मैं। अब मैंने कहा जो ये चार्ज रखा है उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया लैम्डा और इनटू आर डी थीटा। ये फोर्स लग रही है राइट में, ये फोर्स लग रही है लेफ्ट में, डी थीटा फोर्स बैलेंस कर दोगे तो डी थीटा कट जाएगा, टेंशन आ जाएगा के क्यू लैम्डा बाय आर। इसके बाद देखा जाए तो मान लो मैंने एक सोप फिल्म ले लिया, क्या ले लिया, सोप फिल्म ले लिया, सोप फिल्म में एक थ्रेड को डाल दिया और ये थ्रेड है, इसका छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल। अब मैं ये कह सकता हूं यहां पर सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा कितना, सरफेस टेंशन इंटू डीएल, एक बार नहीं लगाएगा, दो बार लगाएगा, क्योंकि इधर भी एक लेयर है इलास्टिक लेयर, एक पीछे भी है। अब इधर भी लग रहा होगा क्योंकि अंदर भी लेयर है, तो ट्वाइस सरफेस टेंशन इंटू डीएल। अब ऐसे भी लग रहा है, 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 खींच रहा है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। लेकिन फिर मैंने क्या किया, थ्रेड फंसा हुआ है, सोप फिल्म थी उसके अंदर एक थ्रेड फंसा दिया। अब मैं सुई लेके गया, बीच से फोड़ दिया, बीच से फोड़ दिया तो अंदर वाली फोर्सेस तो लगी नहीं, अंदर तो सोप फिल्म बची ही नहीं, बाहर वाली सोप फिल्म बची है, वो इसको खींच के टाइट कर देगा। फिर छोटा सा पार्ट कंसीडर करो और बाहर की तरफ सोप फिल्म है, बाहर की तरफ सोप फिल्म कितना फोर्स लगा रही होगी इस इतने से पार्ट के ऊपर, 2s आर डी थीटा, उसको टी डी थीटा से बैलेंस कर दो तो 2s आर डी थीटा शुड बी टी डी थीटा, डी थीटा कट जाएगा तो टेंशन आ गया ट्वाइस सरफेस टेंशन इनटू रेडियस। कितने क्वेश्चन करे हमने, इन सब में था क्या कि पहले तुम्हें 2t साइन डी थीटा बाई 2 निकालना आना चाहिए, क्या लगाना आना चाहिए, 2t साइन डी थीटा बाई 2 सेंटर की तरफ लगती है वो आना चाहिए, तो वो आना चाहिए, तो चार टफ क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। किसी में एफ नेट इज एम ए बोल रहा है, किसी में एफ नेट इज 0 बोल रहा है, एफ नेट फोर्स बैलेंस बोल रहा है या एफ इक्वल टू एम ए बोल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसे है, ऐसे है, ये हेमिस्फीयर था, इसका रेडियस था कैपिटल आर ले लो,
और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, इसका रेडियस स्मॉल r है, और ये बिल्कुल हेमिस्फीयर के इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है सेंटर ऑफ मास। अब यहां से छोड़ा गया, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये ऐसे होगा, और रफ दिया है तो ये क्या करेगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा, तो इसका VCM भी होगा और ओमेगा भी होगा। अब लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा, R माइनस आर, कैपिटल R माइनस स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो हम कहेंगे mg R माइनस R is half m VCM square plus half ICM, that's 2/5 mr square omega square, V equal to R omega हो गया, नो स्लिप कंडीशन एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इससे आ गया 10/7 mv square is mg R माइनस R, तो V आ गया 10g R माइनस R अपॉन 7 का रूट। अब यहां पे देखा जाए तो हमने कहा भी नॉर्मल ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, और ये ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में, तो यहां पर इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगी v स्क्वेयर अपॉन R माइनस R, तो हम कहेंगे नॉर्मल माइनस mg इज m VCM square upon R minus R, so this normal would be equal to mg plus m VCM square, that is 10g by 7 R minus R upon R minus R, ये कट गया, so it is 17 mg by 7, the normal force is 17 mg by 7, गलत लिखा हुआ है, 17 है, इधर देखो बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है ये V0 से चल रहा है, यहां पर नेल है, और ये क्यूब है ऑफ मास m साइड लेंथ l, इस पे हिट किया ये, और हिट किया और फिर क्या हो जाएगा, हिंज। हाँ, हमें पता है ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग, यही तो था, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग, ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज फाइंड इम्पल्स एट हिंज ड्यूरिंग हिटिंग, थर्ड पार्ट है फाइंड hinge force just after hitting, हाँ कॉर्नर पे नहीं, नीचे हिट किया है ना, अच्छा ओ ओके, उसको 2D के हिसाब से सोचो, हाँ मतलब बिल्कुल बीच में हिट किया है, नहीं तो वो पता चला कॉर्नर पे पता चला दो तरीके से घूम जाएगा, बहुत बुरा होगा। इधर देखो, ये वाला पार्ट तो हो ही जाएगा, तो ये रॉड ये ब्लॉक आ रहा था V0 से चलता हुआ, जब ये हिट मारेगा तो इस पे इंपल्स लगेगा, इस पॉइंट पे कुछ,
और मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। उसके बाद ये मान लेना यहाँ पे क्या हो गया, हिंज हो गया, और हिंज हो गया ओमेगा से घूमने लग गया ये। तो मैं ये कहूंगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इज कंजर्व्ड, तो हम कहेंगे एम वी नॉट एल बाई टू इज आई हिंज, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना आ रहा है, 3v0 बाई 4l। अब रुक जाओ, अब यहां पर टक्कर खाने के बाद ये ऐसे है, यहां पे हिंज्ड है, यहां पर हिंज्ड है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे, ये हो जाएगी L बाई रूट 2 ओमेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ले लो दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा L बाई रूट 2 ओमेगा का cos 45 sin 45, तो ये हो जाएगा L बाई 2 ओमेगा इधर और L बाई 2 ओमेगा इधर। हैप्पी। और जब हिट खाया यहां पर, तो हमने कहा इंपल्स के भी दो कंपोनेंट ले लो, Ix एंड Iy। अब कह देना इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हम कह सकते हैं Iy इज m L by 2 omega minus m0, taking this direction to be positive, minus Ix is m L by 2 omega minus mv0। ये किस बेसिस पे लिखा मैंने, इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कितना आ रहा है बता दो वो, Ix कितना आ रहा है, ये कह रहा है 5m v0 by 8। Iy कितना आ रहा है, 3m v0 by 8। तो जब इसने हिट हुआ P पे, तो ये Ix कितना हो गया, 5m v0 by 8, और ये हो गया 3m v0 by 8। That makes sense? निकाल लेना आंसर, फिर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 बाई 64 का रूट mv0। Got it? That's not tough, or is it? Last part. Find hinge force just after hitting. हाँ, इसमें क्या टफ है, तो किसी के समझ में भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है, निकालेंगे कैसे। मुझे तो ये पता है हिंज फोर्स कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन चाहिए होती है, और F एक्सटर्नल इज MACM लगाते हैं। क्या लगाते हैं, F एक्सटर्नल इज MACM लगाते हैं। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए, तो मेरे दिमाग में आया अल्फा और ओमेगा चाहिए जस्ट आफ्टर हिटिंग द पॉइंट। तो मैंने कहा पहली बात तो ये ऐसे मानो कि ये ऐसे है और यहां पे हिंज्ड है। जमीन को तो थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हो चाहो तो, ये जमीन को तो तुम थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हो। तुम कहोगे ये, हाँ जमीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम ये कहेंगे ना कि ये इस इंस्टेंट पे ऐसे ओमेगा है, जो कि हमें पता है कितना आ रहा था ओमेगा, 3v0 by 4l, और ये यहां पे हिंज्ड है, तो ये रिटार्ड हो रहा होगा। रिटार्ड क्यों हो रहा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे रही होगी हिंज के अबाउट। नहीं, थिंक ऑफ इट एज ये क्यूब है, ये क्यूब है, इट इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट। इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नीचे लग रहा है mg, f हिंज, इधर की तरफ अल्फा हो जाएगा, टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, mg L by 2 is I hinge, that is ml square by 6 plus m L by root 2 का स्क्वायर into अल्फा।
टॉर्क अबाउट हिंजेस आई हिंज अल्फा, ये अल्फा आ गया ना इस इंस्टेंट का, ये इस इंस्टेंट का अल्फा आ गया। अब इस इंस्टेंट पे अल्फा भी है और ओमेगा भी है, गॉट इट। अब यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने की बात आ गई। क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें एक तो एक्सेलरेशन हो जाएगी इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर L बाय रूट 2, और एक हो जाएगी इधर की तरफ L बाय रूट 2 अल्फा। या मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, यहां से हिंज किया हुआ है, एक तो इधर हो गई ओमेगा स्क्वायर L बाय रूट 2, ये तो हो गई सेंट्रीपिटल, और एक हो गई टेंजेंशियल, ये हो जाएगी L बाय रूट 2 अल्फा। और FBD बनाना है, FBD में क्या कर लो, ऐसे ले लिया mg, कैसे भी मान लो यार, ऐसे ले लो fy, ऐसे ले लो fx। अब क्या बोलोगे, mg माइनस fy, mg माइनस fy इज m ACM in y axis, that is mg minus fy is m L by root 2 alpha into 1 by root 2 plus omega square L by root 2 into 1 by root 2, और fx को क्या लिख दोगे, fx is m ओमेगा स्क्वायर L by root 2 into 1 by root 2 minus L by root 2 alpha into 1 by root 2. You have your alpha, you have your omega, so you have your fy and you have your fx, and we are done. देखो गाइस, क्वेश्चन है मान लो ऐसे है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, यहां पे भी दीवार है, फिर यहां पे एक पहिए को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, टच कर रहा है भाई, हवा में थोड़ी होगा, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो क्वेश्चन में डिस्क था या सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, चलो सॉलिड स्फीयर है, मेक अप योर माइंड, ओके। सिलेंडर था, सॉलिड स्फीयर था, क्या था, सिलेंडर था, ओके। तो वी हैव अ सिलेंडर, उसको यहां पे रख दिया और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ऐसे घुमा दिया, एक सेकंड, उसको एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा नॉट और वो ऐसे घूम रहा है। यहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू काइनेटिक, और यहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू काइनेटिक, ठीक है। यहां तक इसका मास m है, इसका रेडियस r है। इन्होंने ये पूछा है कितने टाइम में ये रुक जाएगा, कितने टाइम में ये रुक जाएगा। इनको पहले एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। सबसे पहले एफबीडी बनाओगे, क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसे है, ये दीवारें हैं, यहां पर दीवार है और यहां पर दीवार है, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल 1, और ये राइट में ऐसे आएगा ना, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल 1, और ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इधर लगेगा, दीवार में टक्कर मारेगा, ये इधर लगेगा n2, इधर लगेगा
म्यू काइनेटिक n2। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो चल ही नहीं पाएगा, कहां जाएगा, दीवार के अंदर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो इसका मतलब एफ नेट 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो हमने कहा एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, n2 शुड बी म्यू n1, ये तो x में हो गया, राइट की तरफ इज लेफ्ट की तरफ, और y में हो जाएगा n1 प्लस म्यू n2 शुड बी mg। ये भी ठीक है। इन दो इक्वेशंस में कितने अननोन है, n1 और n2, तो n1 और n2 दोनों निकल जाएंगे, n1 और n2 दोनों निकल जाएंगे। तो यहां पर एक काम करना, n2 को लिख देना म्यू n1, तो ये n1 आ जाएगा mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और उसके बाद n2 आ जाएगा म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दैट मेक सेंस और नॉट? पक्का? अब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो, हमने कहा भाई टॉर्क लग रही है इस वाली फ्रिक्शन के कारण भी और इस वाली फ्रिक्शन के कारण भी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगी इधर की तरफ अल्फा। सो अब फंडा लगा देंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, म्यू n1r प्लस म्यू n2r, म्यू n1r प्लस म्यू n2r इज किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, इज ICM अल्फा, वो भी क्लॉकवाइज। तो क्या हम ये कह सकते हैं, दिस विल बिकम म्यू, म्यू आर कॉमन ले लो, n1 प्लस n2 बन जाएगा, n1 प्लस n2। अब n1 प्लस n2 करेंगे तो ये बन जाएगा mg कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस म्यू आ जाएगा, या अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इज ICM अल्फा। ICM कितना हो गया, mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सिलेंडर था, इज अल्फा आ जाएगा। m से m काट दो, एक r से एक r काट दो, सॉरी गलत चीज को काट रहा हूं मैं, m से m काट रहे हो, ये काट दोगे, हाँ है ना। तो ये बन जाएगा 2 म्यू जी 1 प्लस म्यू अपॉन r 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज अल्फा। तो अब सोचा जाए तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, और एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको घुमा के रख दिया था यहां पर ऐसे। अल्फा हमारा कांस्टेंट है, अल्फा हमारा कांस्टेंट है, इसे रिटार्ड करता जाएगा। ये हालत थी टाइम t इक्वल टू 0 पे। अब कैन आई अप्लाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एंगुलर वेरिएबल्स, अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो। इसने पूछा है कितनी देर में रुक जाएगा, तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। इससे निकल जाएगा टाइम। थर्ड इक्वेशन से निकल जाएगा कितना एंगल घूमा होगा ये, उसमें कह देना 0 स्क्वायर इज प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा इंटू प्लस थीटा। ये प्लस थीटा क्या चीज हुई, ये वो एंगल हुआ जितने से ये, जैसे थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ऐसे था, फिर ये हो सकता है इतना एंगल घूम के रुक गया हो, तो ये इतना एंगल घूम गया थीटा, ब्रेक्स लग रहे ना, रुक गया, तो ये थीटा आ गया थर्ड इक्वेशन से। ओमेगा तुम्हें पता है, अल्फा तुम्हें पता है, थीटा निकल जाएगा। क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन चाहिए, लाइन की इक्वेशन दे दी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये लाइन कैसी है सोच रहा हूं मैं, एक्स एक्स वो तो ऑब्वियस है,
ठीक है, जब मैं x 0 करूंगा तो y 2 आ गया, और जब y 0 करूंगा तो x -2 आ गया। ये वाली स्ट्रेट लाइन है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग लाइन दिस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसमें भी गड़बड़ है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो मैग्नीट्यूड पूछा है तो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मास इसका m है। एंगुलर मोमेंटम पूछा है इस पॉइंट के अबाउट, 0 0 के अबाउट, हम कहेंगे ये हो जाएगा mv r परपेंडिकुलर। उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है, अगर कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं x1, y1, x1, y1, तो उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट इज गिवन बाय, इस इक्वेशन में x1 y1 डाल दो। ऑब्वियसली वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो 0 तो तब आता जब ये पॉइंट लाइन पे लाई करता। तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसका ले लो मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर का अंडर द रूट। दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स द फॉर्मूला यू विल लर्न इन मैथ्स, और यू माइट ऑलरेडी हैव लर्नड इन मैथ्स। ओके, तो हम ये कहेंगे यहां पर ये p का रोल क्या प्ले करेगा, p हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, क्योंकि इस इक्वेशन को लिख दिया x माइनस वाई प्लस 2 इज 0। अब इसमें x 0 डाल दिया, y 0 डाल दिया, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर द रूट, तो ये आ गया रूट 2। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mv रूट 2, mv रूट 2 इस डायरेक्शन में। डन गाइस, क्वेश्चन है सपोज ये जमीन है, यहां पर एक काम करो, सॉलिड स्फीयर दे दिया, सॉलिड स्फीयर दे दिया, उसको सेंटर से हिंज कर दिया ऐसे, उसके अंदर एक बड़ा सा सरिया डाला और फ्रिक्शनलेस बढ़िया सा रॉड डाली और उसे हिंज कर दिया। और कैसे हिंज करोगे, सॉलिड स्फीयर है। उसके बाद उसे यहां से हिंज कर दिया, उसका मास है कैपिटल M और उसका रेडियस है R। यहां पर एक प्लैंक है, उसका मास है स्मॉल m, उसका वेलोसिटी है v0। उसके बाद ये यहां पे चलता हुआ आ रहा था, टक्कर खाएगा और उसके बाद ये सेपरेट होके यहां पे जाने लगेगा। बीच में फ्रिक्शन है, बीच में फ्रिक्शन है इनके। अब असलियत तो ये है, जब ये इस पे हिट करेगा, जब ये इस पे हिट करेगा तो हम FBD बनाए तो क्या मैं कह सकता हूं, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल। किस पे, प्लैंक पे। हाँ, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे है और ये चलता हुआ आएगा, तो इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब रोलर पे क्या लगेगा, रोलर पे इधर की तरफ लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल, इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल, यहां पे हिंज किया हुआ है, नीचे लगेगा कैपिटल mg और कुछ हिंज फोर्स भी लगेगी। अब ये बताओ ये कितनी देर तक लगेगा, कितनी देर तक, बहुत छोटे से टाइम पे, जितनी देर में कांटेक्ट में रहा। तो अगर मैं ये कहूं कि इसके कारण इंपल्स कितनी हुई, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट विल बी म्यू काइनेटिक नॉर्मल इनटू dt। इंपल्स क्या होता था, f dt का इंटीग्रल, तो टाइम तो बहुत छोटा ही है, तो इंपल्स कैन आई से वुड बी नेग्लिजिबल, इंपल्स कैन आई से वुड बी नेग्लिजिबल बिकॉज इट इज अ फाइनाइट फोर्स, इट इज अ फाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन उसने एक चीज बोली है क्वेश्चन में,
उसने कहा है क्वेश्चन वाले ने, स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। क्वेश्चन समझ में आया? उसने क्वेश्चन में बोल दिया स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग, कि दोनों के बीच में जो जो स्लिपिंग हो रही थी वो सेपरेशन से पहले खत्म हो गई। यार ये तो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन बहुत बड़ा लगे, अदरवाइज कैसे स्लिपिंग बंद हो जाएगी? तुम ये कहोगी भाई ये तो छोटे से टाइम में, क्योंकि अगर ये मान के चल रहा हूं मैं, अगर ये मान के चल रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये चीज तो नेग्लिजिबल है, और ये चीज नेग्लिजिबल है तो इंपल्स नेग्लिजिबल है, और अगर इंपल्स नेग्लिजिबल है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं तो यही कहूंगा कितनी रहेगी, v नॉट ही रहेगी, क्योंकि फाइनाइट फोर्स लगाना इसके ऊपर। तो फाइनाइट फोर्स बहुत छोटे टाइम में चेंज इन मोमेंटम नहीं लाता, फाइनाइट फोर्स बहुत छोटे टाइम में चेंज इन मोमेंटम नहीं लाता। सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्फीयर को देखें, उस पर टॉर्क लग रही है म्यू के एन आर, अब मैं कहूंगा टॉर्क dt का इंटीग्रल इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, या फिर से वो फाइनाइट फोर्स इंटू dt करूंगा तो बहुत छोटा ही होगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि इनिशियल भी 0 थी, फाइनल भी 0 ही होनी चाहिए, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये बोल के कि स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग बोल के उसने क्या कह दिया कि फ्रिक्शन को बड़ा मानना पड़ेगा, फ्रिक्शन को बड़ा मानना पड़ेगा। जनरली हम फ्रिक्शन को ऐसे बड़ा नहीं मानते, लेकिन जबरदस्ती वो कह रहा है कि फ्रिक्शन बड़ा मानो। उसका हिंट कहां पे आया? जैसे ही उसने बोला स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हो गया जो कि थोड़ा सा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, ऑब्वियस नहीं है क्वेश्चन। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि ओके ये डायग्राम गड़बड़ था, ये डायग्राम गड़बड़ था, हमने फाइनाइट फोर्सेस बनाई थी, फाइनाइट फोर्सेस नहीं, इसमें इंपल्सिव फोर्स। अब फ्रिक्शन को हम इंपल्सिव नहीं मानते जब तक कि एंगल पे आके ना हिट करे, जब तक कि नॉर्मल इंपल्सिव नहीं होता। फ्रिक्शन इंपल्सिव कैसे हो जाएगा? फ्रिक्शन इंपल्सिव कब होता है? मान लो कोई बॉल आए और वो किसी एंगल पे आके हिट करे और जमीन फ्रिक्शन वाली हो, तो यहां पर नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाएगा और यहां पर फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जब नॉर्मल इंपल्सिव ना हो और फ्रिक्शन इंपल्सिव हो जाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें फ्रिक्शन को इंपल्सिव मानना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन दैट स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग। तो हम ये कहेंगे जब ये हिट करेगा तो इस पे IF ऐसे लगेगा, फ्रिक्शनल इंपल्स, और ऐसे इंपल्स लगेगा IF। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस रोलर पे देखा गया, सॉलिड स्फीयर पे देखा गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या बोलते हैं IF लगा तो हिंज वाला भी फ्रिक्शन, सॉरी हिंज वाला फोर्स भी इंपल्सिव हो जाएगा? वैसे मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तुम कहोगे ये कैसे पता चल गया? मैंने कहा ये चले तो गानी, जब ये नहीं चलेगा तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, तो नेट इंपल्स शुड बी 0, क्योंकि नेट इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हमने किया था शायद। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये हिंज पे इंपल्स लगेगा वो IF के बराबर। इससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए सोचो कि IH लग रहा था, हिंज पे इंपल्स लगा। यहां तक का समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये पहला स्टेप हो गया वेलोसिटी डायग्राम बिफोर कोलिजन, ये हो गया इंपल्स डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन। अब सिस्टम का इंपल्स डायग्राम बनाओ। जब तुम सिस्टम का इंपल्स डायग्राम बनाओगे तो ये बीच का इंपल्स तो फ्रिक्शनल इंपल्स तो इंटरनल हो जाएगा। सिर्फ ये कह सकते हैं सिस्टम के ऊपर सिर्फ हिंज पे इंपल्स लग रहा है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगुलर इंपल्स ऑन सिस्टम अबाउट हिंज इज 0? सो कैन आई से एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज इज कांस्टेंट? बाद में इसने कहा, ऐसे हो गया ना फाइनली वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर, ये तो इधर जा रहा है V1 से, और मैं ये कह सकता हूं ये हिंज के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से।
क्योंकि इस फ्रिक्शनल इंपल्स ने इसे घुमा दिया हिंज के अबाउट और उसको रिटार्ड करके V1 कर दिया। अब क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि स्लिपिंग सीजेस बिफोर सेपरेटिंग, इसका मतलब नो स्लिप कंडीशन लगा देना। यहां पर नो स्लिप कंडीशन लगाओगे तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई V1, इस वाले पॉइंट की कितनी हो गई R ओमेगा, तो हम कह देंगे V1 शुड बी R ओमेगा। ये तो नो स्लिप कंडीशन से आ गए, जो कि इसने बोला कि ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज इस सिस्टम को देख के हम कह सकते हैं I can apply conservation of angular momentum about hinge. What is initial angular momentum about hinge? Initial रोलर का तो है ही नहीं, इसका है mv0 r, तो ये हो जाएगा mv0 r should be m v1 r plus 2/5 mr square ओमेगा। अच्छा, मैंने ये बात बार बार अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये IF और IH बराबर होंगे, ये भी दिखना चाहिए अब, क्योंकि इधर IF लग रहा है और इधर IH लग रहा है, ठीक है। और इसमें सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी 0, तो नेट इंपल्स बॉडी पे क्या होना चाहिए, लीनियर इंपल्स 0 होना चाहिए, क्योंकि इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो हम कहेंगे IF माइनस IH इज 0 माइनस 0, तो दिस शुड बी बेसिकली IF। Yes, I am simply saying, इधर देखो, ये मान लो ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और वेलोसिटी ऐसे है और ये लेंथ L है, तो ये मान लो 1 है, ये अगर 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज V/L, V इक्वल टू R ओमेगा से। गॉट इट। अब अगर मान लो कोई कहता कि नहीं 1 ये है 2 ये है, 2 रेस्ट पे है, लेकिन 1 की वेलोसिटी ऐसे है, इसके दो कंपोनेंट ले लो, V cos थीटा एंड V sin थीटा। अब मैं कह सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज V sin थीटा अपॉन L। और V cos थीटा का रोल क्या है, V cos थीटा इज V अप्रोच। अब मैं कहूं कि दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना। मान लो एक इधर जा रहा है V1 से थीटा 1 पे, एक इधर जा रहा है V2 से थीटा 2 पे, ये L है। हमसे पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो पहले तो 1 को रेस्ट पे कर दो, पहले तो 1 को रेस्ट पे कर दो, ये 1 है ऑब्वियसली, ये 2 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 वो हो जाएगा V2 एट थीटा 2, माइनस करूंगा तो इधर की तरफ आएगा V1 एट थीटा 1। ये तो 2 की हालत हो गई अगर एक हमारा रेस्ट पे होता, ये L है। अब मैं कहूंगा इसको रिजॉल्व कर लो, इधर आ जाएगा V2 cos थीटा 2 V2 sin थीटा 2, इधर आ जाएगा V1 cos थीटा 1 V1 sin थीटा 1, और फिर मैंने मान लो इधर की तरफ मान लिया, तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा, V2 sin थीटा 2 माइनस V1 sin थीटा 1 अपॉन L। गाइज क्वेश्चन है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब या तो ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दो या ये कह दो कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ है। अब उस पे क्या किया, एक चूड़ी ले ली, रिंग ऐसे है, ये रिंग है, इसका रेडियस r है, इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा ले लो, लैम्डा क्या हो गया kg
पर मीटर, लीनियर मास डेंसिटी होगी। अब ये चूड़ी है, इसको ऐसे घुमाना चालू कर दो जोर से, ओमेगा से, फील आई नहीं आई? भाई चूड़ी है, रिंग है, रिंग, उसको जोर से ऐसे घुमा दिया, फील आई नहीं? अभी भी नहीं आई। एक सिलेंडर लो, उसके ऊपर एक कुछ रिंग डाल दो और सिलेंडर को जोर से घुमा दो, तुम्हें फील आ रही है कि वो टाइट हो जाएगी, रिंग टाइट हो जाएगी, टूट भी सकती है, टाइट नहीं हो जाएगी? You got no feel of physics? What is wrong with you guys? भाई ये चूड़ी है, इसको ऐसे लो, हमें जाके YouTube पे वीडियो दिखाना पड़ेगा लग रहा है तुम्हें कि भाई वो घुमा के तोड़ते हुए, वो क्या किया उन्होंने, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर एक चूड़ी लगा दी और सिलेंडर और चूड़ी को एक तरीके से चिपका दिया, चिपका भी नहीं दिया, ये कहोगी फ्रिक्शन के कारण सिलेंडर जोर से घूमेगा और चूड़ी भी जोर से घूमेगी, और जैसे तो सिलेंडर को तेज घुमाते जा रहे हैं वो चूड़ी घूमती आ रही है तेज, इनफैक्ट वो एक्सपेंड भी होने लग गई, इलास्टिसिटी अगर है तो, और होती ही है, हर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी भी होती ही है। तो तुम समझ नहीं रहे क्या कर रहा है वो एक चूड़ी को लेके, ये चूड़ी है, इसको एक सिलेंडर पे लगा के जोर से घुमा रहा है ऐसे, तो वो हो सकता है चूड़ी ऐसे बड़ी भी हो जाए और वो टाइट भी हो जाएगी, और तेज घुमाते जाओगे और तेज घुमाते जाओगे, कड़क होके टूट जाएगी वो। भाई चूड़ी को लेके घुमाया ऐसे जाए, अब तुम कह रहे हो यार ऐसे कभी नहीं टूटता, यार पॉइंट इज तुम इतनी तेज नहीं घुमा पाते। तुम कल सीडी ले लो, सीडी वाला जो होता है, सीडी होता है, अब ये तो यूट्यूब पे वीडियो किसी ने पक्का देखा होगा कि इवन आई रिमेंबर कि यार सीडी को उसने किसी कुछ उसके अंदर सिलेंडर लगा के और उसको किसी मोटर पे लगा के घुमा दिया जोर से, पता चला और तेज 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 घूम रही है, फिर वो कड़क होके टूट गई। तो क्वेश्चन ये है कि इस चूड़ी के अंदर, इस रिंग के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी, इस रिंग के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी। और अब से 3-4 चैप्टर बाद हम बात क्या करेंगे, इलास्टिसिटी की। आज मैं सिखाऊंगा इसमें टेंशन निकालना, तब मैं सिखाऊंगा उसमें इलोंगेशन कितना आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो पहले तो टेंशन निकालना सीख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये रिंग है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया, तो व्हाट इज द टेंशन इन रिंग, कैसे सोचा जाए? इसका स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड है, समझ लेना, समझ के उसको याद कर लेना। भाई टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, उसको एक्सटर्नल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? हमें याद आ रहा है जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे, चेन टांग दी, कहीं पे टेंशन पूछ ली यहां पर, तो यहां पे टेंशन को एक्सटर्नल बनाना पड़ता था। कैसे बनाते थे? हम ये कहते थे कि दीज आर लाइक टू डिफरेंट बॉडीज कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, ऐसे करते थे ना। तो इसका बेसिकली एफबीडी अलग से बनाते थे, तो उसके एफबीडी में ये टेंशन एक्सटर्नल फोर्स हो जाती थी। तो हम ये कहेंगे यहां पर छोटा सा पार्ट ले लो जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, और इतने से पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब तुम इतने से पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें टेंशन ऐसे लगेगा और इसमें टेंशन ऐसे लगेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगी ना। डज दैट मेक सेंस और नॉट? हम ये कह रहे हैं कि अगर तुमने लिया, ऐसे किया, ये हो गया डी थीटा, ये हो गया डी थीटा, और इतने पार्ट को देखा जाए तो इस पे टेंशन इधर लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, और इस पे टेंशन इधर लग रहा है टेंजेंट के अलोंग। ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब क्या मैं दो एक्सिस चूज कर सकता हूं? एक एक्सिस चूज कर लो नॉर्मल के अलोंग और एक एक्सिस चूज कर लो टेंजेंट के अलोंग। नॉट रियली टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट पे एक ले लो रेडियल, एक टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अब इधर देखो सब बोर्ड की तरफ, ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा। अब टेंशन को रिजॉल्व कर दो, टेंशन को रिजॉल्व कर दो, तो टी कॉस डी थीटा बाई 2
और इसका कॉस कंपोनेंट कट जाएंगे और इधर बनेगा टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू। तो लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स लगेगा 2t साइन डी थीटा बाई टू। गॉट इट? दिस विल बी t साइन डी थीटा बाई टू एंड दिस वाज लाइक t cos डी थीटा बाई टू। ये तो कट गए और ये बच जाएंगे। अब मैं ये कहूंगा क्योंकि ये डी थीटा बहुत छोटा था, क्योंकि ये डी थीटा बहुत छोटा था, इधर देखो बोर्ड की तरफ, तो ये जो छोटा था क्योंकि डी थीटा, तो ये वाले जो कंपोनेंट लगे हैं वो ये मोर और लेस कहां की तरफ लग रहे हैं? सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। अब यहां पर ये मास हो गया dm और इसकी एक्सेलरेशन हो गई, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा था तो इसकी एक्सेलरेशन हो गई सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर। तो तुम ये कहोगे 2t साइन डी थीटा बाई टू इज dm ओमेगा स्क्वायर आर। एफ नेट इज एम ए, एफ नेट इज एम ए लगा दिया इतने से पार्ट के ऊपर और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ले लिया ओमेगा स्क्वायर आर। अब डीएम को क्या लिख सकते हो? मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटी सी लेंथ, आर डी थीटा ये लेंथ हो गई, और फिर इनटू ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पर एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन डी थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई टू। तो ये आ गया 2t डी थीटा बाई टू। ये डी थीटा और ये डी थीटा कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया और टेंशन आ गया मास पर यूनिट लेंथ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत मस्त है, ऐसे है। क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिया है, ये मास m है, ये आइडियल पुली है, ये नॉन आइडियल है, इस पर रस्सी लपेट रखी है, ऐसे है। दिस सच अ नाइस क्वेश्चन। सिलेंडर है, ठीक है, वो इसका मास m है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मास भी m है। हम ये कह सकते हैं इस पे लगेगा टेंशन T1, इसका एक्सेलरेशन ले लेना A1, ठीक है यहां तक? ठीक है, और भी लग रहा होगा, mg भी लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा, mg इक्वल टू नॉर्मल, T1 इज ma, T1 इज ma। इस वाले के FBD में इधर लगेगा T1, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा T2, और ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है, इसका ACM ले लो और ऐसे अल्फा ले लो, फिर इस पे लगेगा T2 और नीचे लगेगा mg और इसकी एक्सेलरेशन A2 ले लो। यहां तक की बात समझ में आई है? इक्वेशंस हो गई, T1 इज ma, उसकी हो जाएगी mg माइनस T2 इज, ये ma1 था, ये ma2 है, और सिलेंडर की हो जाएगी T2 प्लस mg माइनस T1 इज MACM। टॉर्क, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा T1R प्लस T2R इज mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। यहां तक की बात समझ में आई है? इसका ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन, इसका रोटेशन, नो स्लिप कंडीशन। इसका A1 है तो इधर हो गया A1, इधर हो जाएगा ACM, इधर हो जाएगा R अल्फा। तो यहां पे नो स्लिप कंडीशन हो जाएगा A1 इज ACM माइनस R अल्फा। इसका एक्सेलरेशन A2 है तो इस वाले पॉइंट का हो जाएगा A2 और इधर हो जाएगा ACM और इधर की तरफ ही हो जाएगा R अल्फा। तो इक्वेशन हो जाएगा A2 इज इक्वल टू ACM प्लस R अल्फा। गॉट इट? पूछा क्या था? अल्फा, एम आई राइट? अल्फा पूछा था ना। टेक्निकली अननोन कितने हैं? T1 T2, A1 A2,
अल्फा ACM 6 अननोन है और आई थिंक 6 इक्वेशन भी है, सॉल्वेबल है। अब ये मत कहना सॉल्व कर दो। कौन कौन ऐसा था जिसकी इक्वेशन बन गई थी फिर सॉल्व नहीं हुआ? एग्जैक्टली यही बनी थी, सॉल्व नहीं हुआ। बहुत नालायक बच्चे हैं। चलो ट्राई मारे, रुक जाओ। अल्फा चाहिए ना, अल्फा चाहिए तो एक काम करते हैं, A1 को लिख दो, पहली इक्वेशन को लिख दो, T1 इज M ACM माइनस आर अल्फा, इसको लिख दो mg माइनस T2 इज M ACM प्लस आर अल्फा। यहां तक भी सही है, ओके। और इक्वेशन क्या बन रही है? T2 प्लस mg माइनस T1 इज MACM एंड T1 प्लस T2 इज M आर अल्फा बाई 2। अब ये इक्वेशन क्या हो गई? 4 हो गई, अननोन भी 4 हो गई। गॉट इट? हाँ, T1 T2 ACM और अल्फा। अल्फा चाहिए मुझे, अल्फा चाहिए। काम करते हैं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। ACM और अल्फा में रिलेशन निकाल सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो T2 कट जाएगा, T1 कट जाएगा, 2mg इज 2m ACM, यही तो बन रहा है ना? या तो ACM तो आ ही गया, ACM आ गया G, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया G। अब मुझे T1 T2 नहीं चाहिए, T1 T2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, T1 T2 नहीं चाहिए, सॉरी क्या गलत कर दिया क्या? हाँ 3 को ऐड किया ना, पागल हो गया मैं। 3ma हो जाएगा, 2g/3 आएगा ना। इन 3 को ऐड किया था तो ये mg और ये ma, हाँ तो a आ जाएगा 2g/3। गुड कैच, 2g/3 आएगा। उसके बाद मुझे अल्फा चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, तो यहां पर मुझे T1 T2 नहीं चाहिए। एक काम करो, T1 T2 की वैल्यू डाल दो, यहां से ऊपर वाले से अल्फा के टर्म्स में डाल दो। T1 डाल दोगे M A माइनस आर अल्फा, T2 को डाल देना mg माइनस M A प्लस आर अल्फा इज M आर अल्फा बाई 2। हो गया क्वेश्चन हो गया। तुम M काट दो, ठीक है, ये आ गया माइनस आर अल्फा, यहां पर भी माइनस आर अल्फा, तो ये आ गया 2r अल्फा प्लस आर अल्फा बाई 2। और यहां क्या बचेगा? ये माइनस a है, ये प्लस a है, आई थिंक ये भी कट जाएगा, सिर्फ g बचेगा। तो ये आ गया 5r अल्फा बाई 2 इज g, अल्फा इज 2g/5r। ऐसा ऑप्शन है कहीं? ठीक है, डन।